एसएपी के बारे में जानेंगे डिटेल के अंदर। एसएपी सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, आप लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ एसएपी सॉफ्टवेयर के बारे में। एसएपी एक क्या है, ईआरपी है। एसएपी एक पूरा ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जो कंपनी के जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग करता है अलग अलग तरीके से। अब एसएपी के अंदर हम जो मॉड्यूल कवर करने वाले हैं वो है फीको। फीको क्या है, मॉड्यूल का नाम, मतलब आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर का नाम, जिसका मतलब है फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये नाम है इसका। ठीक है, किस सर्वर के ऊपर कर रहे हैं हम? सर्वर क्या होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। सर्वर होगा हमारा हाना। सर्वर का नाम है एसएपी हाना। देखो, एक चीज क्लियर करता हूँ सबसे पहले मैं, लोगों को कंफ्यूजन होती है बहुत। एसएपी हाना क्या है? सर्वर है। और एसएपी एस4 हाना क्या है? एसएपी एस4 हाना सॉफ्टवेयर का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है जिसको हम यूज करते हैं, एस4 हाना। ठीक है, 2023 सर्वर का नाम है एस4 हाना 2023। अब एसएपी ईसीसी के अंदर क्या था? एसएपी ईसीसी क्या नाम था? सॉफ्टवेयर का नाम था। और इसमें जो सर्वर था ईसीसी के अंदर, वो क्या होता था, वो अलग अलग होता था। जैसे ओरेकल का हो गया, आईबीएम का हो गया। ठीक है, अलग अलग पार्टीज का होता था सर्वर, वो तो सर्वर होते थे, सॉफ्टवेयर का नाम ये होता था। इसी तरीके से एसएपी के अंदर सर्वर हम हाना वाला यूज करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का नाम एसएपी एस4 हाना फीको है। फीको हमारा मॉड्यूल का नाम है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एंटरप्राइज के अंदर, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, उन सभी की हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। और तो जो हमारे पास सर्वर है आना का, उसके अंदर आप चीजें क्या क्या कर सकते हो, देखो उसके अंदर आप फंक्शनल चीजें सारी यूज कर सकते हो। उसके अंदर आप एफआईसीओ के ऊपर काम कर सकते हो, एमएम के ऊपर काम कर सकते हो, एसडी के ऊपर काम कर सकते हो, पीपी के ऊपर काम कर सकते हो, पीएम के ऊपर काम कर सकते हो, एएम के ऊपर काम कर सकते हो। तो जो फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं ना सारे, सब के ऊपर आप काम कर सकते हो। बट आपको उसकी प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए, उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम सीख रहे हैं फीको के बारे में। इन फ्यूचर आपको 1 से 2 महीने के अंदर एमएम और एसडी पे भी मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। पीपी पीएम एएफ पे भी आएगी। और अबैप के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो कि एक टेक्निकल मॉड्यूल है। ये एक टेक्निकल मॉड्यूल है। हमारा जो सर्वर है उस सब पे ये सारे जो मॉड्यूल्स हम सीख सकते हैं, अगर हमें पता हो। देखो, एसएपी में 150 प्लस मॉड्यूल्स होंगे अलग अलग। हमें सिर्फ एक मॉड्यूल अच्छे से सीखना है, और वो होता है एफआईसीओ। अगर हमारा बैकग्राउंड फाइनेंस का है तो हम एफआईसीओ सीखेंगे, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। बट एमएम और एसडी का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज, बेसिक नॉलेज एमएम और एसडी की होनी चाहिए ज्यादातर। इन सब की ना भी हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एमएम के अंदर आता है परचेजेस से रिलेटेड सारी चीजें, एसडी में आता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल से। हमने पी टू पी का नाम सुना होगा, पी टू पी साइकिल, वो एमएम के अंदर आती है डिटेल में। आर टू आर साइकिल वो डिटेल में इसके अंदर आती है। इंटीग्रेशन में एफआईसीओ के अंदर भी सिखाऊंगा उसका, लेकिन डिटेल में कहाँ मिलेगी? एमएम मॉड्यूल और एसटी मॉड्यूल के अंदर। तो अगर आप एफआईसीओ कंसल्टेंट बनना चाह रहे हो तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इनकी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए हमें इसके लिए। बट मेन जो कोर आपका है ना, वो स्ट्रॉन्ग किस में होना चाहिए? वो एफआईसीओ के अंदर होना चाहिए। अब देखो, ये आप लोगों को पता है, एसएपी के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, ईसीसी और हाना। ऊपर जाइए ना जरा, यस, ऊपर ऊपर। हाँ, ये जो नीचे आपने अभी ठीक है लिखा ना नीचे, एसएपी हाना, और नीचे सर, ये हाँ, ये एसडी है, एसडी का है। उसके बाद एसडी पीपी साथ में है क्या वो, नहीं या नहीं, पीपी ये अलग अलग है? अलग मॉड्यूल है सारे। पीपी का मतलब प्लांट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग होगा, ये प्लांट मेंटेनेंस, ये एसेट मैनेजमेंट। अलग अलग मॉड्यूल्स है, जैसे एफआईसीओ मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। इसके अंदर एचआरएम भी होता है, एचसीएम भी होता है, ठीक है, सीआरएम का भी अलग से होता है। तो अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर। हम लोग अकाउंट्स के हैं, मतलब फाइनेंस हाँ, हमें बैकग्राउंड के। सिर्फ फाइनेंस और कंट्रोलिंग को ही सीखना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें फाइनेंस और कंट्रोलिंग का आ सके पूरी वर्किंग। ओ, ओ, ठीक है, अब देखो ईसीसी और हाना में क्या डिफरेंस था। कुछ ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। अगर मैं वैसे देखिए थियोरेटिकल पॉइंट, जैसे सभी कहते हैं कि 80% 80% मान लो, 90% की बजाय भी मैं मान लो 80% जो हाना है ना,
वो सिमिलर है, 80% सिमिलर है इसकी तरह, ईसीसी की तरह। ठीक है, हाना जो है मेरा, ये 80% सिमिलर है ईसीसी, लेकिन जो 20% है ना, बोलने को 20% है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत मेजर है। इम्पैक्ट मेजर क्या है? आपको ईसीसी यूज करना आता है, आप हाना के अंदर जाओगे, एक कॉन्सेप्ट आता है न्यू जीएल, न्यू जर्नल लेजर, यहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे। न्यू असेट अकाउंटिंग, न्यू असेट अकाउंटिंग, यहाँ आप काम नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स पेएबल में आप काम नहीं कर पाओगे, अकाउंट्स रिसीवेबल में आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक इंप्लीमेंट हुआ है दैट इज कॉल्ड बिजनेस पार्टनर। और इसकी एंड टू एंड कन्फिग्रेशन, मतलब इसकी डिटेल्ड कन्फिग्रेशन जिसको नहीं आती ना, उसको बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम्स होगी ही। हम स्टैंडर्ड डेटा को यूज करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड डेटा को क्रिएट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ईसीसी में मैं फिजिकल ईयर के अंदर बताता था कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसे बिजनेस पार्टनर में अभी हमारे सर्वर में प्रॉब्लम है, बिजनेस पार्टनर आप जाओगे अकाउंट्स पेबल में यूज नहीं कर पाओगे, वेंडर का इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसको किसी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही हटा दी, तो अब स्टैंडर्ड डेटा मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी चाहिए। देखो सॉफ्टवेयर ना सारे सेम होते हैं, डिफरेंस क्या है एसएपी के अंदर? एसएपी का जो सबसे मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से पैकेजेस भी हाई होते हैं और जिसकी वजह से हमारा हेडेक भी बढ़ता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में क्या है? कन्फिग्रेशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो कन्फिग्रेशंस होती है ना, और उनका मेन जो चीज होती है ना, वो लिंक कैसे, इंटरलिंक कैसे, जैसे मैंने बिजनेस पार्टनर बोल दिया। अब बिजनेस पार्टनर के लिए कम से कम 7 से 8 कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिक है, लेकिन उन 7-8 कॉन्फ़िगरेशन के पीछे कितनी कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें अगर पता होंगी, तो ही हम बिजनेस पार्टनर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थी बेसिक चीजें। हम क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर वो मैं आपको जरूर दिखा। इंट्रोडक्शन करेंगे, आप लोगों को पता है, मैं फिर भी बता दूंगा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री वर्जन क्या होती है। अच्छा, एसएपी फी को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों के पास ऑलरेडी सर्वर है, जिसके पास नहीं है वो कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से, खाना का सर्वर मैं आपको दे दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? देखो, हर सॉफ्टवेयर में ना, एसएपी को छोड़ दे अगर हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कंपनी क्रिएशन में सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप कंपनी को क्रिएट करो, डिटेल फिल करो, कंपनी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग है, यहाँ पे हमें एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे कई सारी कंपनीज को हम एक साथ हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं एक तरीके से। तो जो ग्रुप ऑफ कंपनी होती है ना, उसको कैसे टैकल करना है वो हम इस कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ये चीजें बताते हैं, ये सेटिंग्स करते हैं बेसिक्स। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और उसे, उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, पता चल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड तो चीजें होंगी होंगी। उसके बाद ये किस तरीके से हमें किसी पीरियड को ओपन और क्लोज करना है, मतलब अगर मैंने किसी मंथ में ये सोच लिया कि मेरे को इस मंथ को ओपन रखना है तो मैं एंट्री कर पाऊंगा, और अगर क्लोज कर दूंगा तो उसमें कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। ये होता है पोस्टिंग पीरियड के अंदर। फिर आता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। सिंपल सी चीज है, फील्ड्स को कंट्रोल करता है। फील्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट रेज करते हैं, कोई इनवॉइस रेज करते हैं, उसमें कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जो हमें कंपलसरी फिल करने होते हैं। जैसे हमारे पास इनवॉइस आता है और जीएसटी लग के आ रहा है, तो उसमें क्या कंपलसरी होना चाहिए? कि जीएसटी होना चाहिए, पार्टी का नाम होना चाहिए, पार्टी का जीएसटी नंबर होना चाहिए, ये कोई नरेशन वगैरह मेंशन होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे जो भी फील्ड हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए, उस फील्ड को कंट्रोल कौन करेगा? फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर, मतलब फील्ड स्टेटस कंट्रोल करेगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए जब मैं एंट्री पास करूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट किसके रेफरेंस में पास किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। मैंने सोच लिया रेफरेंस नंबर कंपलसरी होना चाहिए, तो रेफरेंस नंबर कंपलसरी होगा। तो जो भी मैं वहां पे कंपलसरी करना चाहूंगा या ऑप्शनल रखना चाहूंगा या उसको हिडन करना चाहूंगा, वो सारी चीजें फील्ड स्टेटस के अंदर हम देखने को मिलेगी। उसके बाद पोस्टिंग कीज आती है। देखो, पोस्टिंग कीज को समझने के लिए पहले डॉक्यूमेंट टाइप समझते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है? जैसे हर इनवॉइस अलग अलग तरीके का होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, रिसिप्ट होती है, पेमेंट होती है, उनको डॉक्यूमेंट टाइप कहते हैं। वेंडर के अंदर भी वेंडर का इनवॉइस और वेंडर की पेमेंट, डाउन पेमेंट, इन सब के अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। और हर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए अलग से एक पोस्टिंग की होती है डेडिकेटेड। पोस्टिंग कीज होती है जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को डिसाइड करती है कि मेरा अकाउंट
डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। पोस्टिंग की सिर्फ इतना ही काम करती है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता चलता है पोस्टिंग की से। जैसे जनरल लेजर के लिए पोस्टिंग कीज होती है 40-50, डेबिट होती है 40-50 होता है क्रेडिट। सेट अकाउंटिंग के लिए 70-75 होती है, वेंडर के लिए 31 होती है। ठीक है, इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड पोस्टिंग की है। फिर आता है टोलरेंस ग्रुप। देखो यहाँ पे टोलरेंस का मतलब होता है लिमिटेशंस, या टोलरेंस मतलब टोलरेट कितना कर सकता है। बेसिकली एम्प्लॉयज को परमिशन नहीं दी जाती कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दे। उनको परमिशन होती है एक लिमिटेड अमाउंट तक, उससे ऊपर वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकते या पेमेंट नहीं ले सकते किसी से। तो वो टोलरेंस के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम जर्नल लेजर के ऊपर जाएंगे। जर्नल लेजर अकाउंटिंग, जो न्यू जीएल अकाउंटिंग है, वो सी का पार्ट है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, जितने भी हमने लेजर्स क्रिएट करे उसकी पूरी लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर होती है, तो वो सारी चीजें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे। फिर अकाउंट्स ग्रुप देखेंगे, रिटेन अर्निंग अकाउंट्स देखेंगे, जर्नल लेजर क्रिएट करेंगे, पोस्टिंग करना सीखेंगे, रिकरिंग एंट्रीज, रिपोर्ट्स। देन हम करेंगे अकाउंट्स पेएबल। बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल है, बट हाँ ईसीसी के कंपैरिजन अगर मैं करूं इसके साथ, और यहाँ पे भी जीएल के अंदर भी एक एडिशनल सेटिंग होती है, कस्टमाइजिंग सेटिंग्स, जिसको हमें यूज करना होता है। अकाउंट्स पेबल में भी यहाँ तक देखो सेम है। वेंडर ग्रुप, नंबर रेंज, असाइन नंबर रेंज, रिकंसिलिएशन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे बीपी आ जाता है, बिजनेस पार्टनर। उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती हैं। उसके बाद की कॉन्फ़िगरेशन सेम है जैसे ईसीसी में होती है। वेंडर का इनवॉइस जनरेट करो, उससे पेमेंट लो, या तो ऑटोमेटिकली लो या मैन्युअली लो। उसके बाद डाउन पेमेंट कर सकते हैं, देन हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एपी में। वो सारी चीजें वही सिंपल सी चीज होती है। अकाउंट रिसीवेबल भी सेम होता है, इसमें भी यहाँ तक सेम है। उसके बाद बिजनेस पार्टनर को देखना होता है। फिर सिंपल सा कस्टमर का इनवॉइस को पोस्ट करो और पेमेंट लो इनकमिंग, दैट्स इट। टॉलरेंस क्या रहता है, टॉलरेंस? टॉलरेंस रहता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट डेटा पे काम होता है और हर किसी को अपना काम असाइन होता है। तो टॉलरेंस की हेल्प से हम ये चीज असाइन करते हैं कि कौन सा यूजर कितने डॉक्यूमेंट तक पोस्ट कर सकता है, कितने अमाउंट तक पोस्ट कर सकता है। जैसे अलग अलग यूजर्स हैं, एक है जूनियर अकाउंटेंट, एक सीनियर अकाउंटेंट है। तो जूनियर अकाउंटेंट को परमिशन दिए कि 20 लाख से ज्यादा का कोई इनवॉइस आप रेज नहीं कर सकते, और सीनियर अकाउंटेंट को है ओके 50 लाख तक की। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है टॉलरेंस ग्रुप के अंदर। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी, एसएपी फीको के अंदर, एस4 हाना के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर चेंजेस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर लगभग चीजें सेम ही है। फिर आता है सेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर मेजर चेंजेस हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें क्रिएट करने के बाद चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है एडिशनल जो हमें करनी होती है, वो मैं करके आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। इसके बाद एडवांस टॉपिक्स हैं जैसे कि टीडीएस, टीडीएस को किस तरीके से यूज करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन को कैसे करते हैं, करेंसी टाइप क्या होती है, चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये भी इसमें करेंगे। फिर हम कंट्रोलिंग पे जाएंगे। कंट्रोलिंग को सीखेंगे इसके अंदर कि बेसिक सेटिंग्स क्या होती है कंट्रोलिंग की, कोस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, कोस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। एंड एट द लास्ट हम एसएपी इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं, P2P साइकिल एमएम वाली, और एसडी की R2R साइकिल। ये दोनों हम डिटेल में सीखने वाले हैं इसके अंदर। तो ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू एसएपी फीको एस4 हाना का, कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इसमें। तो हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया, अब इसका जो बेसिक पार्ट है वो थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखो, एस4 हाना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, ईआरपी क्या है, एसएपी क्या है, हिस्ट्री क्या है, वर्जन्स क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो स्लाइड्स के अंदर मेंशन है। सबसे पहले ईआरपी क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, या बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके उनके अंदर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, और उनकी इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना ईआरपी का काम होता है। उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करना, जैसे एक सर्कल में चल रहा है ना, वैसे ही आप अगर इसकी रिपोर्ट्स लोगे ना, तो आप अगर इससे कोई चीज लिंक है तो वो भी आपको इसी के अंदर पता चल जाएगा। तो ईआरपी बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना बिजनेस को, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन क्रिएट करके रखता है, और प्रॉपर प्लानिंग करता है हर एक रिसोर्सेज की। उसके बाद एसएपी क्या है, देखो एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। कंपनी का नाम भी एसएपी है। कंपनी जर्मनी के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर है, ठीक है। तो एसएपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर है।
इसके मुकाबले कोई भी एसएपी सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये बहुत लार्ज से लार्ज डेटा पे काम करता है और बहुत स्मूथ रिपोर्टिंग हमें प्रोवाइड करता है, एनालिटिकल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है जो कोई नहीं दे सकता। के बाद एसएपी देखो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है अलग अलग डेटा को, अलग अलग एप्लीकेशन का मतलब है एफ आई सी ओ एम एम एस डी, अलग अलग मॉड्यूल से, और एक सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म एसएपी के अंदर ही स्टोर करके रखता है। हर बिजनेस जो बड़ा है वो एसएपी को यूज करेगा अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के लिए, सेल्स फिगर्स के लिए और अदर क्रिटिकल डेटा को लिए, क्योंकि देखो डेटा होगा ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, ये जिनको डिसीजन लेना होता है कंपनी में, उनके पास अगर डेटा एक्यूरेट होगा ना तो वो डिसीजन अच्छा ले सकते हैं कंपनी के लिए। और वो कंपनी का डेटा, छोटी कंपनी है तो कोई इशू नहीं है, और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे कंपनी बड़ी होने लग जाएगी, 100 करोड़ मान लीजिए टर्नओवर हो गया किसी कंपनी का, और अलग अलग ब्रांचेस भी होंगी, 100 करोड़ होगा जिसका, तो एसएपी उसको इम्प्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी 2-3 महीने लगते हैं। एसएपी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ये कम्युनिकेशन क्रिएट करके रखता है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के बीच में। हिस्ट्री में एसएपी के में क्या आता है कि 1972 के अंदर जर्मनी के अंदर एक कंपनी है आईबीएम। आईबीएम को हम सब जानते हैं, जैसे टीसीएस है वैसे ही आईबीएम है। आईबीएम को हम लोग जानते हैं जैसे टीसीएस है ना, वैसे ही आईबीएम कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। तो जर्मनी में ये लोग काम करते थे पांचों। तो वहां पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था नहीं ऐसे, क्योंकि एसएपी तो इन्होंने इन्वेंट किया है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था नहीं जो सारी रिपोर्ट्स एक जगह रख सके। अलग अलग रिपोर्ट्स लेनी पड़ती थी अलग अलग सॉफ्टवेयर से, और उनको मैच करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था, और एक्यूरेट रिपोर्ट कभी भी नहीं आती थी। तो इन्होंने एसएपी को इन्वेंट किया 1972 में, ये इनके नाम भी मेंशन है। और उस टाइम इन्होंने कंपनी का नाम रखा सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम डेवलपमेंट, जो कि बाद में एसएपी में कन्वर्ट कर दिया गया। कंपनी का नाम भी एसएपी है और इसके प्रोडक्ट का नाम भी एसएपी है। वर्जन्स ऑफ एसएपी, इसको समझेंगे पहले लेयर समझते हैं इसकी, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है एसएपी। एसएपी में ना 3 लेयर्स होती हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड द डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, अभी मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, जो आपको बाहर से दिखती है। अब इसके पीछे जो कोडिंग्स होती है, जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं, लैंग्वेज यूज होती है, कोडिंग्स यूज होती हैं, वो सारी एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होती है, ठीक है, जिसमें लॉजिक्स होते हैं, डेटा होते हैं। थर्ड होता है डेटाबेस लेयर, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लेयर सेव होती है पूरी डेटाबेस के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर। दोनों लेयर हमारी सेव होती है डेटाबेस लेयर के अंदर। पहले डेटाबेस लेयर ईसीसी में ओरेकल आईबीएम के पास होता था। अब एसएपी का खुद का सर्वर है जिसको एसएपी हाना के नाम से हम जो जानते हैं। तो अलग अलग लेयर्स होती है। इसी के बिहाफ पे एसएपी के वर्जन्स आए थे, वर्जन्स का मतलब अलग अलग अपडेट्स। सबसे पहले आता है एसएपी R1 सिस्टम, रियल टाइम डेटा देता है ये में। फिर R2 आया, उसमें स्पीड स्लो थी। फिर R3 आया, देन ईसीसी आया। ईसीसी काफी सालों तक चला। ईसीसी की फुल फॉर्म थी एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। हाना की होती है हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल एप्लीकेशंस। सर वो ईसीसी कब तक चलेगा और हाना कब तक चलेगा अभी? पहले तो 2027 थी, पर अब उन्होंने हाँ, इंक्रीज कर दी 2031 तक, ईसीसी से हाना पे माइग्रेट कर जाएंगे सबके सब। ओ, देखो ईसीसी में क्या था, मैं अभी ईसीसी वर्सेस हाना बताऊंगा ना, तब आपको ये पॉइंट बताऊंगा। एसएपी मॉड्यूल्स की बात करते हैं अलग अलग। देखो एसएपी के मॉड्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, एक तो फंक्शनल, एक टेक्निकल। फंक्शनल का मतलब जिसमें कोडिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टेक्निकल में कोडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना कोडिंग सीखे आप टेक्निकल मॉड्यूल नहीं कर सकते। फंक्शनल में अलग अलग होते हैं, जैसे हमारा एफ आई सी ओ है, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज द फंक्शनल। इसके लिए आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी आपको फंक्शनल मॉड्यूल्स मिलेंगे ना, आपको कौन सा चूज करना है ये आपको डिपेंड करना है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपको आपको किस चीज में आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मॉड्यूल पिक कर लो। अब मैं अकाउंट्स या अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग चूज कर सकता हूँ। एसेट मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट कर सकता हूँ। प्रोडक्शन प्लानिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम आएगी। क्वालिटी वाला मैं कर सकता हूँ, प्लांट मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा, वेयर हाउस नहीं कर पाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड नहीं है। एचआर वाला मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये अलग अलग है, जिसका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो मॉड्यूल को पिक करता है। अब ये सारे फंक्शनल है, इसमें आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये सारे के सारे फंक्शनल आपके पास जो सर्वर है हाना का, उसमें आप यूज कर सकते हो। बस आपको यूज करना आना चाहिए, उसका पूरी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। हम सिर्फ एफआई और सीओ को अगर जिंदगी में सीख ले तो बड़ी बात है। मतलब जिसके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है ना इस फील्ड के अंदर, वो भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे एफआई सीओ मॉड्यूल पूरा आता है। इसमें इतने मतलब एसएपी सी की तरह है, समुंदर की तरह है। इसको आप जितना सीखोगे उतना कम है।
इसमें इतनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें कवर करनी है सारी, कि हमें हमारा बेस क्लियर हो जाए पूरा, कि क्या हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे हम बाद में जाएँगे, डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे। और टेक्निकल के अंदर क्या-क्या आता है, देखो टेक्निकल में अबैप एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, अबैप का नाम, जिसका मैंने अभी भी नाम बताया था ना। अबैप हाँ, क्या वो होता है, बता कि रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एसएपी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अबैप। इसी के ऊपर मॉड्यूल है, इसके लिए वो चाहिए कोडिंग। बेसिस एक मॉड्यूल्स होता है, नेट व्यूअर एक नाम से भी एक मॉड्यूल होता है, एक बीटीपी के नाम से भी मॉड्यूल। ये सारे क्या है, इसके टेक्निकल्स है सारे पार्ट। ये टेक्निकल्स मॉड्यूल है अलग, ज्यादातर टेक्निकल ये दोनों यूज होते हैं, ये तीनों। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग आती है तो आपको ये करनी चाहिए। जो बीटेक इंजीनियर होते हैं वो सब, देखो आपने देखा होगा एमबीए के अंदर भी एसएपी बहुत सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बीटेक इंजीनियर आपको मिलेंगे, या एचआर वाले मिलेंगे, जो एचआर वाला सॉफ्टवेयर होता है वो सीखते हैं एसएपी को। तो अबैप जो होता है, बीटेक इंजीनियर जो होते हैं वो इस वाले मॉड्यूल को पिक करते हैं, फाइनेंस वाले एफआईसीओ को पिक करते हैं। ये था मॉड्यूल्स की पूरी हाई डिमांड। अब एसएपी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, देखो ये बताता हूँ मैं आपको। एसएपी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये कोई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सर्वर प्रैक्टिस में भी फ्री नहीं मिलता, तो जेन्युइन तो कैसे मिलेगा रियल टाइम में। तो फ्री नहीं मिलता, लेकिन अगर मुझे एसएपी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, मैं चाहता हूँ एसएपी सॉफ्टवेयर को यूज करना, तो मैं एसएपी कंपनी से कॉन्टेक्ट करूंगा। वो मेरे पास पूरा मेरी जो डिमांड है, मेरी क्या मैं चाहता हूँ मेरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब कस्टमाइजेशन करके देगी। 2 से 3 महीने लगेगा। इनकी पूरी टीम आएगी, फंक्शनल और टेक्निकल पर्सन की मेरे पास। ठीक है, एफआईसीओ के उसमें 100% मिलेंगे, एफआईसीओ एमएम और एसडी के, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे पर्सन आपको। और टेक्निकल में अबैप और बेसिस वाले मिलेंगे। ये मिलके पूरा का पूरा मॉड्यूल जान के कस्टमाइज करते हैं। तो आप देखोगे एसएपी में अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो और इम्प्लीमेंटेशन रोल में अगर आप चले गए जल्दी से, बाई लक, जैसे आपको एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा खासा, तो आपकी जॉब ट्रैवलिंग की रहेगी, कि आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। तो एसएपी की जॉब में ट्रैवलिंग की भी जॉब, आप ट्रैवल बहुत करना पड़ता है आपको जब भी आप काम करोगे कहीं पे। तो वो होता तो है क्यों क्या, ट्रैवलिंग क्यों सर? अगर आपको किसी कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट करना है एसएपी, तो वहां पे जाके जाना पड़ेगा ना, वहां पे जाके मिलना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी, क्या क्या यस यस। रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज चाहिए। फिर उनको जो आप क्रिएट करके दोगे, उनको एक बार शो भी करना पड़ेगा कि इस तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे काम करेगा। फिर उनको सिखाना भी पड़ता है टीम को, यस यस। इसलिए बराबर। ये मॉड्यूल्स था। अब जॉब रोल्स की बात करते हैं। देखो एसएपी के बारे में इतना जान लिया, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर लग रहा है सुनने में भी, कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हम काम कर सकते हैं इसमें। क्या क्या जॉब रोल्स होंगे अगर हमने एसएपी अच्छे से सीख लिया तो। मैं बात करता हूँ, बेसिक एसएपी सीख लो, ज्यादा मत सीखो डीप में, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी इजिली। 3 लेवल होते हैं, एंड यूजर, कंसल्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन। जो मैंने अभी बताया इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। 40 से 50 लाख का पैकेज इजिली इसमें मिल जाता है आपको। लेकिन इस रोल तक पहुंचने के लिए आपको 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं, वो उससे कम नहीं मांगते। जो मैंने बताया ना कि स्टैंडर्ड, जो एसएपी के स्टैंडर्ड डेटा को किसी ने डिलीट कर दिया, अब मुझे डिलीट उस स्टैंडर्ड डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, बहुत टाइम लगेगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन टीम ही उसको क्रिएट कर सकती है स्टैंडर्ड डेटा को, कोई नहीं कर सकता, और कंसल्टेंट या एंड यूजर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो एंड यूजर क्या होता है, बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, अब आपको सिर्फ इनवॉइस को रेज करना है, मतलब इनवॉइस क्रिएट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं, चेंज भी कुछ नहीं करना। तो ये एंड यूजर का काम होता है, बेसिक उसमें इनवॉइस रेज करने होते हैं, दिन के जितने भी इनवॉइसेज आते हैं, काफी सारे आते हैं। कंसल्टेंट का काम क्या होता है, जो वो इनवॉइस क्रिएट कर रहा है, अगर उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे में एरर आ रहा है कि मैं सेव नहीं कर पा रहा एंट्री, या मैं कोई जर्नल लेजर अकाउंट जो मैंने बनाए थे मुझे दिख नहीं रहे, शो नहीं हो रहे, या डेट पे कर्सर नहीं जा रहा, या टैक्सेस लग के नहीं आ रहे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी कुछ ना कुछ मिसमैच है। वो सारी चीजें ठीक कौन करेगा, एक कंसल्टेंट ठीक करेगा। अब एंड यूजर की सैलरी 5 लाख पर एनम होती है मिनिमम, इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूँ, तो 5 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा एंड यूजर। कंसल्टेंट वहीं से 10 से 15 लाख रुपए की मिनिमम मिलता ही मिलता है। जैसे जैसे रोल्स बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कंसल्टेंट की सैलरी में हाइक आता जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन में आप 40 से 50 लाख का पैकेज इजिली ले सकते हो। तो देखो ये भी कहा जाता है, ये एक मिथ भी है, मिथ नहीं, एक्चुअली रियल है, कि अगर आप एक नॉन आईटी हो और आपको आईटी कंपनी में जाना है, तो आप एसएपी सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, क्योंकि एसएपी सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया तो आईटी कंपनी की तरह ही, जैसे आईटीज में अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं,
वैसे ही एसएपी करने के बाद पैकेज होते हैं इसके अंदर अच्छी खासे। क्लियर है इतना? हेलो। यस। देखो कंसल्टेंट, आप अगर एज ए कंसल्टेंट किसी को ज्वाइन करते हो और आपने 6 महीने साल भर वहां पे काम किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि बड़े लेवल के लिए तो होती है टीम, लेकिन छोटे जो लेवल्स होते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन के भी, छोटे वर्क होते हैं, सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अंदर वो कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं कि आप मेरे प्रोजेक्ट्स में काम करो। तो थोड़ा बहुत काम ही करना होता है कंसल्टेंट को, ज्यादा डिटेल नहीं होती। तो वो प्रोजेक्ट मेंशन करने की बोलते कि अगर आपने एज ए कंसल्टेंट किसी कंपनी में काम किया है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट रोल पर रखा होगा किसी ना किसी ने, तो वो प्रोजेक्ट आप मेंशन करो। पूरा जो प्रोजेक्ट होता है वो कंसल्टेंट को नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस जब उसको हो जाता है ना 7-8 साल का, तब मिलना स्टार्ट होता है उसको। और एक बार अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, तो फिर वो आप ही से करवाते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ पता चल जाता है आपको सॉफ्टवेयर के बारे में फिर। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग लेवल थे। कौन कौन इसको सीख सकता है? देखो, जिसको बेसिक अकाउंटिंग आती है वो एफआईसीओ सीख सकता है, या कोई कॉमर्स से ग्रेजुएट है जिसको अकाउंट्स के बारे में पता है, जिसने टैली प्राइम जैसे सॉफ्टवेयर सीखे होंगे, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर सीखे होंगे तो बेसिक अकाउंटिंग सीखी होगी, तो वो भी सीख सकता है। या प्रोफेशनल अकाउंटेंट या सीए जो होते हैं वो भी इसको इजीली सीख सकते हैं। करियर क्या क्या है, अलग अलग सैलरी होती है। कंसल्टेंट की मैं सैलरी बात करूँ, देखो 750 है, 7.5 लाख है इंडिया के अंदर की सैलरी है। 8.2 रॉबर्ट बॉश की, 10 लाख डिलोइट की। एसएपी इंडिया, ये एसएपी कंपनी है खुद जर्मनी वाली, 13 लाख का पैकेज देती है हाईएस्ट कंसल्टेंट को इंडिया के अंदर, और 5 से 10 लाख पर ईयर इसकी सैलरी रहती है एवरेज एसएपी की। अब जो मेन टॉपिक आता है, एसएपी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, कहीं ना कहीं आपको चीजें पता भी थी। मेन चीज जो आती है ना एसएपी के अंदर, दैट इज द ईसीसी वर्सेस आना। बहुत इजी लगता है लोगों को, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका डिफरेंस। यहाँ पे हम देखते हैं 5 पॉइंट कवर हो गए, तो ईसीसी वर्सेस आना हो गए, थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे चेंजेस। और मेजर चेंजेस मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ होता है। ईसीसी ओल्ड प्रोडक्ट है, हाना लेटेस्ट प्रोडक्ट है। थर्ड पार्टी के डेटाबेस पे काम करता था, ये खुद के डेटाबेस है एसएपी का। स्पीड स्लो होगी, थर्ड पार्टी के डेटाबेस पे काम करेगा तो। यहाँ पे स्पीड फास्ट और वर्किंग स्मूथली होगी। ये ट्रेडिशनल जीयूआई को यूज करता था, यहाँ पे आप ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हैं। और एक फ्यूरी है, एक नई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, उसको इंस्टॉल करके आप फ्यूरी को यूज कर सकते हैं। फ्यूरी फ्यूरी क्या होती है, कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, मोस्टली कंपनी अभी ईसीसी यूज कर रही है, इसलिए है ना, हम ज्यादातर पहले ईसीसी पे ट्रेनिंग करवाते थे। और एसएपी हाना सेम है एज ईसीसी अप टू 90%, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत मेजर है। अब बात करते हैं कंपनी ईसीसी यूज क्यों करती है। देखो, जो कंपनी ने पहले से, आना तो अभी आया कुछ साल पहले ही, पहले क्या था, उनकी कंपनी थी, जैसे हुंडई है, मारुति की कंपनी है, टीसीएस है, ये एसएपी यूज करती आ रही है बहुत सालों से। अब इनका इतना बड़ा डेटा है, तो ये बहुत मुश्किल है इनके लिए कि एकदम से ये माइग्रेट कर ले अपने डेटा को। अब इन्हें माइग्रेशन करना है इसी से हाना पे, तो टाइम लगेगा पूरा। तो पहले 2027 इसकी डेडलाइन थी कि तब तक इसी से हाना पे मूव हो जाएंगी सारी कंपनी। अब 2027 से 2031 कर दी, कुछ 1-2 महीने पहले ये डेट चेंज करी गई है। तो अब 2031 तक ईसीसी से हाना पे मूव हो जाएंगी सारी की सारी कंपनीज। तो इसलिए आपको ईसीसी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अगर किसी को ईसीसी की वीडियो चाहिए रिकॉर्डेड, आप देख सकते हो, आपके पास एक्सेस है ऐप का, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास है वीडियोस। हाना जो है, अब हम हाना के ऊपर सीखेंगे। ईसीसी में चीजें बहुत स्मूथ थी, हाना में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी आपको, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है हाना के अंदर। लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिखा दूंगा कि किस तरीके से हमें एरर्स को भी कैसे हमें रिजोल्व करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। क्लियर है इतना? अब हम देखो एसएपी के सॉफ्टवेयर को देखते हैं पहले होता कैसे है। जब आप एसएपी सॉफ्टवेयर, आपको मेल आईडी पे मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, उस वहां से आप डाउनलोड कर लेना सेटअप। सेटअप डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल करोगे तो ये एसएपी लोगोन आएगा। आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख लेना इंस्टॉलेशन वाली, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। इंस्टॉल कर लोगे तो ये आइकन आएगा एसएपी लोगोन, इस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये वाली विंडो दिखेगी, ठीक है। इस वाली विंडो के अंदर क्या होगा, एसएपी लोगोन 760 के नाम से विंडो होगी।
यहाँ पे आपके कनेक्शन में आपके सर्वर्स होंगे सारे के सारे। तो हमारा सर्वर है SAP S4 HANA 2023 इंस्टेंस 26। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके में भी दिख जाएगा आपका जो भी सर्वर होगा। डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करो, जैसे मैंने एडवाइजर को मेंशन कर दिया। यहाँ से पासवर्ड मेंशन करो, आप एंटर करो। ये यूजर आईडी पासवर्ड भी आपको मेल के अंदर मिलेगी। अब जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करोगे ना, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे SAP इजी एक्सेस, SAP की फर्स्ट स्किन है, नेम इज SAP इजी एक्सेस। फर्स्ट स्किन है, इसको एंड यूजर स्किन भी कहते हैं। जो भी इनवॉइस क्रिएट होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, इनवॉइसेस को ही SAP में डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं वो सारे यहीं पे होता है, तो एंड यूजर का सारा काम यहीं पे होता है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है इसको क्या कहते हैं, मेन्यू बार। यहाँ पे मेन्यू, एडिट, फेवरेट, एक्स्ट्रा, सिस्टम्स, हेल्प, मतलब ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग। फिर आता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में ये होता है कमांड बार। कमांड बार क्या होता है अभी बताता हूँ। ये ऑप्शन क्या होगा, सेव का, ये बैक का, ये ऑप्शन होता है लॉग ऑफ का। Shift+F3 आप यूज कर सकते हो जब आपको सॉफ्टवेयर से एग्जिट करना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे आओ, येलो वाले पे, इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे पूछेगा लॉग ऑफ करना चाहते हो, यस करूंगा, सॉफ्टवेयर से आउट हो जाऊंगा। तो सॉफ्टवेयर से एग्जिट करना है तो मुझे लॉग ऑफ का यूज करना होगा। ये कैंसिल के लिए होता है, ये प्रिंट के लिए, ये फाइंड अगेन, ये फर्स्ट पेज, सॉरी प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज। ये नया GUI सेशन, नया GUI विंडो क्या है कि अब मैं समझता हूँ कि मैं जर्नल लेजर पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन गलत आ रही है वहां पे और मुझे वो चेंज करनी है। यस, तो कौन सा आप बोल रहे हो ये अभी जो बोल रहे हो? न्यू GUI विंडो, अच्छा, नया विंडो अगर खोलना है तो? सेम एज इट इज इसकी तरह खुलेगा। जैसे कि मान लो मैं मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, टी कोड से खोल लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे बैक जाना पड़ेगा। तो बैक जाऊंगा तो ये पूरा जो यहाँ पे मैंने डिटेल फिल करी है ये सारी क्या हो जाएगी, अनसेव हो जाएगी, हट जाएगी। तो मैं ऐसे न्यू GUI विंडो ओपन करूंगा तो वैसा ही सेम विंडो मेरे पास ओपन होकर जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे मैं जा सकता हूँ। तो ऐसे मैं 6 सेशंस क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग। अब देखो, आप अगर कहीं पे भी हो तो स्लैश और एन का यूज करो, इस पे एंटर करो, आप ऐसे पे इजी एक्सेस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बताता हूँ ये क्या टी कोड्स क्या होते हैं। तो न्यू GUI विंडो में 6 क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग। ये शॉर्टकट होता है कि हमें शॉर्टकट जनरेट करना। अब ये कहाँ दिखेगा, ये जो SAP लोगोन है ना, इसके अंदर जो शॉर्टकट का है ना, SAP लोगोन 760 ओपन किया था, यहाँ पे जो शॉर्टकट्स आते हैं यहाँ पे दिखेगा, जो आप शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट करोगे अंदर। तो शॉर्टकट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। हेल्प का होगा, ये लेआउट का होगा। लेआउट मतलब इसकी जो चेंजमेंट है, जैसा दिख रहा है वो चेंज करना हो। ठीक है, इसके बाद आता है टाइटल बार SAP इजी एक्सेस, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे मेरे को बताता है SAP इजी एक्सेस है यूजर मेन्यू फॉर एडवाइजर, क्या है, यूजर आईडी जो मेरी है। अब ये यूजर मेन्यू आता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यूजर मेन्यू उस पर क्लिक करोगे तो हो सकता है आपके में इस तरीके से चीजें दिखा रहा हो। यूजर मेन्यू में लॉन्च NWC इस तरीके से चीजें आ रही हो। ठीक है, SAP फ्यूरी लॉन्च पैड आपके में आ रहा हो, तो आप इस पे क्लिक कर लेना दोबारा यूजर मेन्यू पे, ये हट जाएगा। ठीक है, गूगल का? या आपके में आ रहा है तो आने दो, कोई नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन आने चाहिए ना सारे, यहाँ पे आ रहा है। सो ये था पूरा SAP इजी एक्सेस के बारे में। यहाँ से जो अब देखो, मुझे FICO को यूज करना है तो मैं अकाउंटिंग को यूज करूंगा। अगर मुझे लॉजिस्टिक्स को यूज करना है मॉड्यूल को, यहाँ पे यूज करूंगा। और अगर मुझे ह्यूमन रिसोर्स HR को करना है तो यहाँ से करूंगा। तो अलग अलग मॉड्यूल्स है, SAP सॉफ्टवेयर एक है, मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। वही मुझे बताता है कि SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है। नीचे आपको ये मिलेगा स्टेटस बार, यहाँ पे क्लिक करो और इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपको ये अलग अलग दिखेगा। अगर आपको क्लाइंट देखना है तो क्लाइंट देख सकते हो, 400 है। यूजर देखना है, यूजर देख सकते हो। इसके बाद प्रोग्राम्स देख सकते हो, ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ये सारी चीजें देख सकते हो। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन कोड की बात करते हैं, फिर क्लाइंट की बात करेंगे। ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है, देखो, ट्रांजेक्शन कोड होता है T कोड, हर ट्रांजेक्शन के लिए कोड होता है। जैसे SAP के अंदर, सेकंड, जैसे SAP सॉफ्टवेयर, जैसे और सॉफ्टवेयर के अंदर ना शॉर्टकट कीज होती है ना अलग अलग, उन्हीं शॉर्टकट कीज को SAP में T कोड्स कहते हैं, हर ट्रांजेक्शन कोड।
अब हर ट्रांजेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टी कोड होता है। जैसे कि मुझे जर्नल लेजर तक जाना है, तो मैं अगर लॉन्ग नेविगेशन को फॉलो करूंगा या लॉन्ग पाथ को फॉलो करूंगा, तो मैं पहले अकाउंटिंग पे जाऊंगा, ठीक है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर मैं जर्नल लेजर पे जाऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट एंट्री, फिर यहाँ से एंटर करूंगा। एक मैं यहीं से, ये कमांड बार जो होता है ना, कमांड बार, यहीं पे टी कोड काम करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ही टी कोड मेंशन कर दूं, FB50 जिसका टी कोड होता है, इस वाले डॉक्यूमेंट का टी कोड होता है FB50, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे इतना लंबा पाथ याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप मेरे से पूछो कि आपको टी कोड याद होना चाहिए या पाथ याद होना चाहिए, मैं कहूंगा पाथ आपको याद होना चाहिए टी कोड की बजाय। टी कोड आपको, जो जनरल टी कोड होते हैं ना, 15 से 20 टी कोड आप याद कर लो, वो भी सफिशिएंट होते हैं। ज्यादा टी कोड अगर आपको याद ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पाथ हर किसी का पता होना चाहिए, कहाँ पे कैसे जाना है। क्यों? उसका रीजन है, टी कोड्स कम से कम नहीं तो 1000+ टी कोड्स होंगे एसएपी के अंदर, आप याद ही नहीं रख पाओगे। और किसी को याद नहीं होते, जो इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है उसको भी सारे टी कोड्स याद नहीं होते, लेकिन ये पाथ पता होता है उनको। तो ये पाथ हमें याद रखना है हमेशा, ये पता होना चाहिए। और ये भी कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, याद करने की ट्रिक। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे टी कोड्स यूज होके, और ये मेरा सेशन हो गया। अभी क्लाइंट था इसके अंदर। क्लाइंट क्या होता है, देखो मैंने एसएपी से सर्वर लिया, सर्वर लेके मैंने क्या किया, एक ही सर्वर के अंदर सारी चीजें क्रिएट ना करके मैंने उसके छोटे छोटे सर्वर क्रिएट कर दिए, जिसको हम क्लाइंट का नाम दे रहे हैं। क्लाइंट क्या होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर होता है अलग से, मतलब एक पूरा बड़ा सर्वर है, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे सर्वर्स क्रिएट कर दिए, ताकि मैं, अगर मेरे को 20 कंपनियों का काम करना है तो मैं एक सर्वर में करूं, फिर 20 कंपनियों का काम करना है मैं दूसरे सर्वर में करूं। उससे क्या होगा कि अगर मुझे किसी एक सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, या मेरे एक सर्वर में मिस हैपनिंग हो गई, कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई, स्टैंडर्ड डेटा डिलीट हो गया, तो मेरे बाकी सर्वर है वर्किंग करने के लिए। तो इसलिए ना, क्लाइंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं एसएपी के द्वारा अलग अलग। हर क्लाइंट का मतलब क्या होता है, डेडिकेटेड सर्वर। अब ये जो क्लाइंट 400 है, अब इसके अंदर जितनी भी मैं कंपनी क्रिएट करूंगा सारी 400 के अंदर क्रिएट होंगी। क्लियर है? हर हर क्लाइंट के लिए अलग, तो मतलब हर कंपनी के लिए अलग क्लाइंट बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, हर कंपनी के लिए अलग क्लाइंट नहीं बनाएंगे हम।